आराम उठा दो ले हम ले जाइए उन्हें काम में मेरे जल्दी पूरा काम जल्दी कराइए। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ मुस्कुराती हुई आपको माँ के ऐसे महान पुजारी, देश के ऐसे महान पुजारी, शब्द के ऐसे महान पुजारी हमारे बीच उपस्थित थे। ये मैं भाई जितेंद्र से निवेदन करूं कि डॉक्टर संदीप महाराज साहब का स्वागत कृपया स्वागत है। डॉक्टर तारिक कमर साहब का स्वागत है। सुमन गौर जी का स्वागत है। हमारे आज के अतिथि मंच पर विराजमान हो गए हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि अब धीरे धीरे समय कि वो सीढ़ियां हम चढ़ रहे हैं जहां हम अपनी चेतना के भीतर एक विराट विश्व को टटोलेंगे। वहां इतना सा आदमी बीच में नहीं रहना चाहेगा। मैं थोड़ा ध्यान आपका जन्म सही नदी के किनारे रायबरेली उत्तर प्रदेश में 26 नवंबर 1952 में हुआ। आजादी के बंटवारे के बाद आपके दादाजी पाकिस्तान चले गए, लेकिन आपके पिताजी को हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वे हिंदुस्तान में रहे और क्योंकि एक अच्छा बड़ा घराना था, बड़ा परिवार था, लेकिन बंटवारे के उस महान दुखद बंटवारे की घटना ने हमारे जीवन को इतना बिखेर दिया था कि अच्छे बड़े घराने गुर्बत में आ गए। तो आपके पिताजी को ड्राइविंग करनी पड़ी, आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत से अपना काम आगे बढ़ाते हुए आखिरकार कलकत्ता में अपना एक ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करने में काम किया। वहीं पर कलकत्ता में राणा साहब की शिक्षा दीक्षा हुई। वह मोहम्मद जान स्कूल में हायर सेकेंडरी और वुमेन्स कॉलेज में डिप्लोमा में लिया। आपके अब्बू शायरी के शौकीन थे, मगर नहीं चाहते थे कि मुनव्वर साहब शायर बने, मगर उनकी इच्छा के बावजूद मुनव्वर साहब शायर बने। शुरुआती दिनों में वे प्रोफेसर एजाज अफजल साहब से तालीम लेते थे, तब आप मुनव्वर अली आतिश के नाम से मशहूर हुए। मगर बाद में लखनऊ आपकी मुलाकात वाली यासिर साहब से हुई। लखनऊ में आपकी उस्तादी ने आप मुनव्वर अली आतिश से मुनव्वराना बने, जो आज ये कहते हैं कि मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया उसी शान से। तो क्या सूखे हुए फूल की किस्मत का भरोसा, क्या सूखे हुए फूल की किस्मत का भरोसा, मालूम नहीं कब तेरे गुलदान से जाऊं, मालूम नहीं कब तेरे। ऐसा दर्शन, ऐसी फिलोसफी, ऐसा एक गंभीर अपने भीतर अनुभव रखने वाले शायद मुनव्वर राणा साहब आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं फिर से आप सबकी स्वागत करता हूँ। मैं ये बता दूं कि डॉक्टर तनवीर महाराज साहब कांग्रेस के नेता तो नहीं, बाकी बीकानेर में सर्वधर्म समाज के लिए आप निरंतर काम करते रहते हैं। मैं मालूम कितनी तरह की समाज सेवाओं से आप जुड़े हुए हैं। साहित्य में आपका बहुत अच्छा दर्शन है, आप अपने लिए लिखते भी हैं और हम सबको समय समय पर नसीहत देते रहते हैं। आज आप मुख्य अतिथि के रूप में माने जनाब डॉक्टर तारिक कमर साहब। डॉक्टर तारिक कमर साहब के बारे में मैं कुछ कहूं उससे पहले ये दो पंक्तियां जो आपकी हैं मैं बोलना चाहूंगा। इस
सच बोले तो घर में पत्थर आते हैं, सच बोले तो घर में पत्थर आते हैं और झूठ कहे तो खुद पत्थर हो जाते हैं। डॉक्टर तारिक कमर का जन्म जिगर मुरादाबादी के इलाके में एक कस्बे संभल में मरहूम अकील अहमद साहब के यहाँ 1 जुलाई 1973 को हुआ। आपके वालिद और दादा भी शायर थे। ये विरासत हाथों में लेकर आपने लिखना शुरू किया। आपकी शुरुआती पढ़ाई संभल में, कानपुर, मुरादाबाद। आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में भी पढ़ाई की। आप उर्दू, अंग्रेजी और मास कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर हैं। आपने नई गजल में इमेजरी विषय पर रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। निदा हाजी साहब आप ये कहते हैं कि मैं तारिक कमर की तख्लीकी ज़हनत का खैर मकदम करता हूँ। आप ये 2 संग्रह तक आ चुके हैं, शजर से लिखी बेल और पत्तों का शुभ। जुर्म सुखन आपने अपने पिताजी के संग्रह का संपादन किया। आपका एक शेर मैं कहना चाहता हूँ, फिर मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। कागज की एक नाव अगर पार हो गई तो समंदरों की इसमें कहाँ हार हो गई। ऐसे तारिक कमर साहब आज हमारे बीच में, मैं उनका स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ हृदय से। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे अतिथि, हमारे सम्मानीय अतिथि मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। क्योंकि परंपरा ये है कि ब्रह्म की चेतना का आह्वान इस तरह के कार्यक्रम में इसलिए आवश्यक हो जाता है कि ब्रह्म ही वो मर्यादा है, ब्रह्म ही वो मंजिल है, ब्रह्म ही वो क्षेत्र है जहाँ पर ये सब उत्सव आयोजित होते हैं, जहाँ से कलाएं विकसित होती हैं। मैं माँ सरस्वती के आह्वान के लिए अतिथियों से निवेदन। शंभो शशिमेर नेत्रमयुगम स्वात्मनं मन्ये। आप बीच में हट जाओ भाई साहब, बीच में से हट जाओ। स्वात्मनं मध्य एक सूर्य चंद्रमा आपका विराट शरीर है, संपूर्ण पृथ्वी को आपने धारण किया। मनुष्य मानव की तरह आपके गले में पिरोए हुए हैं। अद्भुत स्वरूप है। हमें ज्ञान, हमें मोक्ष, हमें ऐश्वर्य, हमें आनंद, हमें सत्य, हमें जिज्ञासा, हमें प्रश्न, हमें वो साधक मन दो जिससे कोई आपकी वासना करती है। मां सरस्वती के आह्वान के पश्चात मैं हमारे आज के अतिथियों का स्वागत। मन में आपकी रचनाएं पढ़ी जाती हैं, आप जाति युद्ध के संपादक भी हैं। आप जनाब मुनव्वर राणा साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। पीछे मत आए। धन्यवाद भाई गरीब साहब। मैं अब निवेदन करूं भाई नदीम अहमद नदीम से, जो बीकानेर शहर के एक ऐसे रचनाकार हैं जिनसे हम हर सप्ताह मिलते हैं शब्द संग्रह के तहत, एक चिंतक के रूप में, विचार के रूप में। आप डॉक्टर तारिक कमर साहब का माल्यार्पण होगा। भाई संजय पुरोहित से निवेदन करूंगा साहब का माल्यार्पण कर स्वागत है। जी सुमन गौर जी का भी स्वागत करना चाहेंगे, जिनका काव्य संग्रह आज लोकार्पित होने जा रहा है। आपको कुछ भेंट करेंगी श्रीमती संजय शर्मा, कमांडेंट पीएस।
धन्यवाद। काव्य संदेश हम सब के बीच में एक नए अनुभव को प्राप्त होगा। इसी सब भावना के साथ मैं आगे बढ़ा कि ना समझ मुझको समझ, जो कुछ तू समझाता है ना समझ, ये तो समझ मुझको समझ आता है। एक जानना, एक महसूस करना, एक स्पंदन, गहरा स्पंदन, इस बात के संदर्भ में हम अपने भीतर पाएंगे। अब चूंकि कार्यक्रम चीज से आगे बढ़े करवाने के लिए आमंत्रित करना उपभोक्ता मंच बीकानेर के अध्यक्ष हैं श्री नरेश गोयल साहब, आदरणीय दिनेश पाल सिंह जी शोर बनाकर सम्मान करेंगे। फिर दूसरे प्रकार सवाल ये ऐसे में आप धन्यवाद। आदरणीय पुनर्वरण साहब को बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं तारीख कमर साहब का सम्मान करने के लिए निवेदन करूँ बीकानेर शहर के वरिष्ठ साहित्यकार शायर जनाब जमीन बीकानेरी साहब। कृपया आप भाई समीर बीकानेरी साहब शाफा पहनाकर भाई कमल लंगा जी, शमीम बीकानेरी जी और तारिक कमल साहब एक साथ एक बड़ा हर्ष हुआ। इसके क्षण महाराज साहब का सम्मान करने के लिए श्री मनीष पाली साथ में श्री माधव तिवारी वरिष्ठ रचनाकार साहित्यकार, धन्यवाद मेहमान जी। आप चूंकि एक तरह से वो सब परंपरा है जो बहुत जरूरी है, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, या यूं है कि आप व्याकुल हो जाते हैं चीजों से जुड़ने के लिए, तो सीढ़ियां थोड़ा बनना जरूरी है। मैं जानता हूँ कि आप सब बेताब हो बनाना चाहते हैं, लेकिन ठीक उससे पहले हमें सही सही अर्थों में बहन सुमन गौर काव्य मन कहता है वो भी जान लेना, और इस कम से वक्त में हम जान पाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिन वक्ताओं को हम सुनेंगे वे अच्छी तरह से हमारे सामने किताब की आत्मा को विकसित कर सके। तो निसंदेह वो क्षण एक शुभ क्षण, एक मंगल वेला, एक आनंद की घड़ी। हालांकि हो सकते हैं इसमें दुख हो, इसमें संघर्ष हो, इसमें विकल्प हो, इसमें संकल्प हो, इसमें सिद्धियां हो, इसमें असिद्धियां हो, इसमें बहुत तकलीफ बड़ा क्या हो, लेकिन क्षण ही आनंद का है। इस क्षण में आप पहली सीढ़ी किसी भी शब्द को जानना, कविता कैसे उपस्थित होती है। मैं
बाबा जी के पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ। गीत साथी है मेरे, मैं गीतों का दीवाना हूँ। गीत साथी है मेरे, मैं गीतों का दीवाना हूँ। हम शमाएं जिनसे जलती हैं, मैं वैसा परवाना हूँ। और उछल कूद करते हैं झरने जब शिखरों की घाटी में, यहाँ की सौंधी सुगंध जब निकला करती माटी में। मधुर कल्पनाओं की बस्ती का मैं ही एक घराना हूँ। मैं गीत साथी है मेरे, मैं गीतों का दीवाना हूँ। ऐसे जल बन जाते हैं, जलते हुए वृक्ष पानी बन जाते हैं। ये जीवट, ये साधना, मैं निवेदन करूं बहन भुवन गौड़ से कि वे आए और अपनी बात कहें और साथ में कविताएं प्रस्तुत करें। आप तालियों से करते हैं। शहर की फिजा कुछ ज्यादा ही खुशगवार है। वो जानती है कि महबूब शायर ने शहर में दस्तक दे दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दुनिया के मशहूर शायर, महबूब शायर जनाबे मुनव्वर राना साहिब की। बाबा आज हमारे बीच यहाँ हमारे शहर में मौजूद हैं। हम सभी की तरफ से मैं बाबा को नमन करती हूँ। साथ ही आज बीकानेर शहर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बाबा को सुनने का हम सबको मौका मिलेगा और बाबा को और भी ज्यादा जानने का। इसी तरह से पत्तों का शोर भी रोजाना से आज कुछ ज्यादा है। उनको खबर लग चुकी है कि डॉक्टर तारिक कमर ईटीवी उर्दू चैनल लखनऊ से हमारे बीच पहुंच चुके हैं। डॉक्टर तारिक कमर को सबसे पहले मैंने उनका गजल संग्रह पत्तों का शोर में पढ़ा। एक दो मुशायरों में रूबरू उनको सुनने का मौका मिला। तब से इनकी शेर व शायरी के हम कायल हैं। डॉक्टर तारिक कमर की एहसानमंद रहूंगी कि मेरे आग्रह को इन्होंने स्वीकारा और यहाँ आज हमारे बीच मौजूद हैं। समारोह की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर तनवीर मालावत को भी मैं नमन करती हूँ। इसके अलावा आप सभी शहर के गणमान्य अतिथिगण, मेरे प्रियजन, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज सम्मानित मंच को देखकर एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर जहन में ताजा हो रहा है। आप जरा गौर कीजिएगा। परिंदे चहचहाने लगे, परिंदे चहचहाने लगे, हर शजर मुस्कुराने लगा। आप आए हमारे घर, हमारा घर मुस्कुराने लगा। आज मेरा दूसरा काव्य संग्रह मन कहता, उसका लोकार्पण है। मेरा पहला काव्य संग्रह माँ कहती थी जब मंजरे आम पर आया और इसका लोकार्पण होना था तो वास्तव में बाबा को भी यहाँ आना था, लेकिन बाबा के घुटनों का ऑपरेशन होने के कारण बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी और बाबा की असमर्थता के कारण उस पुस्तक का लोकार्पण प्रोफेसर वसीम बरेली के कर कमलों द्वारा हुआ। एक अधूरा सा ख्वाब जो उस वक्त रह गया था, आज वो पूरा हो गया मन कहता है के साथ। आज हम सब इस खूबसूरत शाम के खूबसूरत लम्हों को समेटने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि बाबा के हाथों मेरी पुस्तक का लोकार्पण। जब मेरी पहली पुस्तक मन कहता है का लोकार्पण हुआ तो शहर के अदबी हिस्सों में कुछ एक हल्की सी आवाज, एक प्रश्न उठाकर जो मेरे कान तक पहुंचा, जिसकी गूंज मुझे आज भी सुनाई देती है। प्रश्न था हिंदी की कवियत्री, उसका पहला काव्य संग्रह और लोकार्पण उर्दू शायर के हाथों। कुछ हास्य का असर लगता है। सच कहूं तो गंगा जमुना तहजीब के इस शहर में मुझे ये सुनकर कुछ हास्य का असर लगा। ये बात आज इसीलिए कहना मुनासिब समझ रही हूँ क्योंकि दृश्य कुछ आज भी वैसा ही है। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आज शायद यहाँ कोई प्रश्न ना रहे,
एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर बाबा का है, वो आपसे बांटती हूँ और उम्मीद करती हूँ शायद इस तरह का कोई प्रश्न अब ना रहेगा। बाबा का बहुत ही खूबसूरत शेर है, गौर कीजिए आप। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। वैसे तो मेरा कर्म क्षेत्र जयपुर और वनस्थली रहे। मैंने 10 सालों तक जयपुर में व्याख्याता के रूप में काम करा और 5 सालों से वनस्थली में हूँ। मेरा जन्म स्थली है जो ये मेरा खूबसूरत अपना शहर बीकानेर है। यही वजह है कि जब भी जिंदगी के खास लम्हों को बांटने की बात आती है तो मैं आप सबके बीच यहाँ मौजूद होती हूँ। और यही कारण है कि मेरा पहला काव्य संग्रह माँ कहती थी भी इसी मंच से, इसी प्रेक्षागृह से लोकार्पित हुआ और आज दूसरा काव्य संग्रह मन कहता है का लोकार्पण भी यहीं पर हो रहा है। मन कहता है, वैसे तो मन हर पल कुछ ना कुछ कहता ही रहता है, लेकिन कभी कभी मन की कैफियत कुछ अजीब सी होती है। मन अपने भीतर बहुत घुटन, बहुत बेचैनी या टूटा हुआ सा महसूस करता है। कभी गम के सागर में डूबता है तो कभी खुशी के सागर में गोते लगाता है। ऐसे ही कुछ मन के एहसास को जब कलम का साथ मिला तो वे धवल पन्नों पर उतराते गए और बन गया मन कहता है। इसी मन कहता है में से कुछ रचनाएं आज मैं आपसे बांटती हूँ, आप जरा गौर कीजिएगा। नियति की क्रूर अदालत में मैं हार गई या कहूँ हरा भी गई। सच क्या था तुम जानते थे और मैं, तुम तो सर्वज्ञाता हो, सर्वशक्तिमान, इस ब्रह्मांड के रचयिता, सार्वभौमिक सर्वज्ञात। सृष्टि में विचरती हैं तुम्हारी ही कृति, तुम ही तय करते हो इनके जीवन की गति। सबके कर्मों का लेखा जोखा दंड विधान तुम तय करते हो, सबके हृदय में तुम बसते हो। फिर तुमसे ये भूल कैसे हुई, या कहूँ जान कर भी अनजान बने रही। मेरे हिस्से के दुख शायद मुझे भोगने थे, तुम्हारे दंड विधान को स्वीकारा मैंने नतमस्तक हो। जानती थी गुनहगार मैं नहीं और ये कि तुम भी जानोगे हार में छुपी मेरी जीत को मेरे ईश्वर। एक प्रेम कविता, ये मेरे अपने विचार, अपनी अनुभूति। मैं और तुम जब चलते थे साथ साथ, समुद्र की लहरों संग थाम एक दूसरे का हाथ, तब कहते थे तुम सिमेटना चाहता हूँ तुम्हें अपने भीतर हमेशा हमेशा के लिए। मैं कहती थी पागल हो तुम, ऐसा हो सकता है भला, पर चाहती थी ऐसा ही हो। तुम जीतना चाहते थे और मैं तुम्हें जिताना चाहती थी, तुम्हारी हर बात सच हो। पर समय के साथ तुम चले गए, शेष रह गई अच्छी बुरी यादें। आज सोचती हूँ मैं जीत गई या तुम हार गए, या कहूँ मैं जीत कर भी हार गई। खैर जो भी हो मेरी जीत मुझे भार नहीं लगी। काश तुम जीत जाते, आगे अधूरे ही सही मेरे लिए प्रेम। एक और प्रेम कविता। प्रेम में चाहा था तुम्हें, प्रेम में चाहा था तुम्हें तृप्त करना, सोचकर कि पर्याप्त बनी हूँ मैं, पर सूख गई काल के हाथ से अज्ञात काल की। पर देखना एक दिन प्रकट होंगी सरस्वती की तरह अनगिनत स्रोतों के रूप में इस मरुस्थल में, और तब कर दूंगी तुम्हें तृप्त हमेशा हमेशा के लिए प्रेम में।
प्रेम में पुकारते हो जब तुम मुझे, मेरे सच्चे प्रेमी, सदियों के साक्षी सूरज के सामने, अनंत तक फैली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच, तब होता है सच में ब्रह्मनाद, देश काल की सीमाओं से परे, और तब अमर हो जाता है हमारा प्रेम पर्वत श्रृंखलाओं से ऊंचा उठकर। ये भी सच्ची अनुभूति होती है मेरी, तुम्हारी और प्रेम की। मन कहता है परी को रचना, मन कहता है समुद्र में उतर ढूंढ लाऊं उस सीप को जिसमें गिरी थी पानी की मेरे आंसुओं की बूंद, तुम्हारे जश्न से दुआ करते हुए मेरे हक में। मन कहता है बारिश के बाद बने इंद्रधनुष से कुछ रंगों को ले जिंदगी के कैनवास पर उड़े तू, शायद कोई रंग अतीत में दबे चित्रों को खा जाए जो पुनः उतरने लगे मेरे जीवन में। ये कुछ रचनाएं थी मेरे नए काव्य संग्रह मन कहता है से। खुद को विराम देने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करती हूँ राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का, जिसके आर्थिक सहयोग से ये काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। साथ ही बोधि प्रकाशन के मायंकर जी और मेरे अनुज कपिल भारद्वाज जी जिसने इसका आवरण चित्र बनाया, और आप सभी मीडिया के सहकर्मी मेरे अजीज, आप सभी को भी मैं नमन करती हूँ। आपने पूरा सहयोग देकर यहाँ पर इस कार्य में मेरी मदद करी। और अंत में बीएसएफ अधिकारी विजेंद्र शर्मा जी का भी आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि इस काव्य संग्रह के शुरू से लेकर आज तक हर पल को मेरे साथ उपस्थित रहे। धन्यवाद। एक ऐसा सजग मन जो कहीं अनंत से अनंत तक चलता, मात्र एक दृष्टा की तरह मूल्यों की पड़ताल कर रहा है, दुखी और कहीं एक उत्सव में भी डूबा हुआ है, सामने नहीं पा उसके लिए व्यवस्था है, लॉजिक है। मेरी कलम खामोश है कई दिनों से, डायरी के कोरे पन्ने आंसू है पलट नहीं, बरसों पहले रखी गुलाबी पंखुड़ियां सूख कर उदास है, उनमें सहेज रखी है मेरी सुगंध यादें, एहसास, कुछ खामोश जुबान और मेरे आदर सपने तुम्हारे। लिखने की भी एक चुप्पी होती है जिसके बिना सृजन संभव नहीं। इस कविता के भीतर लेखिका की रचना प्रक्रिया छुपी हुई है। हर कविता के पीछे एक लंबी छुट्टी, एक लंबा संघर्ष, एक लंबा दीर्घ विराम, एक ऐसा प्रश्न जिसने जीवन को एक विचित्र मोड़ पर ला रखा, जिसने जीवन को प्रश्न पूछने के लिए बाधित कर दिया। मित्रों, मैं ज्यादा समय रखूंगा क्योंकि यहाँ पर अब कविताओं को और ज्यादा समझने और हमें समझाने के लिए उपस्थित हो रहे हैं जनाब तारिक अमर साहब। मैं आपका स्वागत करता हूँ। उसी प्रकार इस दीवारों को बिला दो उज्ज्वल सत्ता के साथ, मैं छू कर देखूंगी कोमल धूप का स्तंभ, मैं छू कर देखूंगी कोमल धूप का स्तंभ, सदियों के अज्ञान के पहाड़ को गिरा दो तर्क और सच की आंधी से। मैं सिर झुकाकर प्रार्थना करूंगी एक नई पृथ्वी के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ तारिक अमर साहब हमें एक नई जमीन देंगे। जनाब सर मोहतरम डॉक्टर तलवीर मालवा साहब, आज की महफिल के मेहमान खुसूसी अजीम शायर मोहतरम मौलाना साहब, हमारी बड़ी बहन मोहतरमा सुमन गौड़ साहिबा,
और तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग जो तशरीफ रखते हैं, सिर्फ चंद मिनट आपके लूँगा मेरी वजाहत के साथ कि अभी गुज़िश्ता दिनों में मुशायरा था लंदन में और एक सेमिनार था, तो मोहतरम मुनव्वर साहब ने फरमाया कि मेरे ऊपर के वो मुझे अपने साथ ले गए, लेकिन वहाँ पर जाकर इस हकीकत का एतराफ़ मैंने किया, मुझे हुआ कि जब जब मैं वहाँ पर कोई आर्टिकल या कोई पर्चा पढ़ता था तो लोग सो जाते थे और फिर उनको जगाने के लिए मोहतरम मुनव्वर साहब को आवाज़ दी जाती थी। तो आज सिर्फ बहुत मुख्तसर सा पर्चा पढ़ूंगा मैं। आर्टिकल है मोहतरमा सुमन गौड़ साहब की शायरी के हवाले से, जिसका टाइटल है पूरी नींदें आधे ख्वाब। मैंने गजल पर पीएचडी की थी, जाहिर गजल के बारे में जो कुछ भी पढ़ा वो सब आप लोगों से कमतर है। बात नजर की आई तो मैंने मोहतरम मुनव्वर साहब से रुजू किया। मैंने साहब गजल की बहुत सी डेफिनेशंस हैं, बहुत सी परिभाषाएं हैं। कहा जाता है कि गजल जो है वो महबूब से प्यार मोहब्बत की बात करने का नाम है। कहा जाता है कि गजल जो है उस चावल पर कुल्हू अल्लाह लिखने का फन है। कहा जाता है कि गजल जो है वो आंसू की दास्तान है, जो आंसू के जरिए बयान की जाती है। लेकिन जब बात सुमन गौड़ की नज़मों के हवाले से की जाए तो क्या डेफिनेशन मिल जाएगी, तो मोहतरम मुनव्वर साहब ने डेफिनेशन पेश की, आपके सामने पेश करता हूँ वो डेफिनेशन। उसके बाद मैं वो पर्चा पढ़ता हूँ जो मैं इसके लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मुनव्वर साहब ने बताया मुझे कि देखिए नज़्म जो है बेसिकली दैट इज एन आर्ट ऑफ प्लेइंग फ्लावर फ्रॉम ए वेरी डेंजरस लैंड विदाउट एनी स्क्रैच ऑन योर हैंड। जब किसी बहुत ही खारदार घाटी से कोई फूल इस अंदाज से तोड़ दिया जाए कि आपके हाथ को कुछ खराश करना है तो नज़्म बनती है और मुंदस होती है मोहतरमा सुमन गौड़ साहब की। मुलाज़ा फरमाइए, समंदर को उतरकर उस सीप को तलाश करने का हुनर जिसमें मोतियों की जगह महबूब के आंसू रखे हों, वाकई बहुत मुश्किल बड़ा दुश्वार काम है। लेकिन सुमन गौड़ के फन का कमाल यह है कि उन्होंने शायरी के समंदर को उतरकर उस सीप को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है और दुनिया तमाशाई बनकर सुमन की मुट्ठी के खुलने के इंतजार में है। किसे मालूम है कि सुमन की मुट्ठी खुलते ही आंसू बने मोतियों के साथ साथ लहू के वो बदले दुनिया को हैरत नजर करेंगे जो दिल से आंखों तक तो आ गए लेकिन मोती न बन सके। जब बात सुमन गौड़ की नज़्मों के हवाले से की जाती है तो महसूस यही होता है कि ये दिल की बात है जिसे दिल तक पहुंचाने के लिए आंखों की रोशनाई बनाकर जज्बों के कागज पर एहसास के कलम से लिख दिया गया है। साथ ही एहसास भी होता है कि कहीं कहीं तहलीक की मंजिलों से गुजरते हुए सुमन की आंसुओं की रोशनाई में उनका खून दिल भी शामिल हो गया है। ये मुश्किल काम सुमन गौड़ ने सबसे शोहरत और सूरज निकलने के साथ शोहरत की वाह हासिल करने के लिए नहीं बल्कि अपने ज़मीर को मुतमईन करने और उन दिमागों को बेदार करने के लिए किया है जो कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होते शहरों की चकाचौंध में ये भी भूल गए हैं कि गांव की कच्ची दहलीजों के ताकों में मिट्टी के चिराग उनका रास्ता देख रहे हैं। जब कोई कलमकार दुनिया को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए कलम उठाता है तो बड़े और बामकसद कदर की तहरीक वजूद में आती है और फिर सुमन के कलम से नज़्म निकलती है जो कुछ इस तरह बयान होती है कि मैं लिखती थी आत्मसंतुष्टि के लिए, मैं लिखती थी आत्मसंतुष्टि के लिए, तुम लिखते थे अर्थ के लिए, तुम्हारी लिखावट उतरती थी मेरे कलम से महंगे पत्नों पर, मैं दिल की किताब पर एहसास के कलम से शब्दों को घेरती थी, मैं दिल के कलम से एहसास के पन्नों पर शब्दों को घेरती थी, मैं पेड़ के दर्द को महसूस करके कागज की कीमत को पहचानती थी। जरा और कीजिए कि पेड़ों के दर्द को महसूस करने वाली इस शायर ने इंसानी दर्द को किस शिद्दत किस जज्बे के साथ महसूस किया होगा। माँ कहती थी से मन कहता है सुमन गौड़ की शायरी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और कोशों को छूती गुजरती है और साथ ही हमें एहसास कराती है कि साइंस के एक स्टूडेंट ही जिंदगी को इतने एंगल्स और इतनी डायमेंशन के साथ देख सकती है। शायरी के बारे में कहा यह है कि शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है।
शायरी का हिंदी जज्बात का इजहार है, दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। खुदा का शुक्र है कि सुमन बोल के ऐसा तो जज्बात जिंदा है और उनके दिल की धड़कनें बेहकम और बेतरतीब नहीं हुई। उनकी जुस्तजू और जिज्ञासा का सफर जारी है। सूखे पत्तों की ससराहट से महबूब की करवट का अंदाजा लगाने वाले सुमन को महबूब की बेख्वाबों का एहसास भी है और उन ख्वाबों का बात भी जिनकी ताकीरों के लिए हिजरत इंसान की तब्दील हो जाया करती है। अहम बात यह भी है कि सुमन बोल की शायरी और शख्सियत की जड़ें आज भी गाँव की मिट्टी से जुड़ी हैं। सुमन शहर में सोती हैं लेकिन इनको सपने आज भी गाँव के आते हैं। आज भी सुमन शहर की छोटी और झूठी और खोखली हंसी से दूर सच्चे आंसू की तलाश में डामर की सड़कों को छोड़कर गांव की कच्ची और टेढ़ी मेढ़ी पटरियों पर निकल पड़ती हैं। इन पटरियों से गुजरते हुए कच्चे चूल्हों से उड़ती हुई जली रोटी की खुशबू इनकी भूख की शिद्दत में इजाफा करती है। कभी खेतों में लहराती सरसों और पीली और नीली अलसी का रात पर रोकती है। कभी घने पीपल की छांव सुमन को आवाज देती है तो कभी नीम भरे में मासूम बचपन उनके ऊपर पड़कर उनके साथ शहर के सफर हो जाया करता है। सुमन की नज़में इसलिए भी ज्यादा अपील करती हैं क्योंकि ये उन्होंने अपने मन से लिखी हैं। सुमन वही लिखती हैं जो उनका मन कहता है। जब बेघर लोग परिंदों के आशियाने और आगोदाने का इंतजाम करते हैं तो सुमन बोल की शायरी वजूद में आती है। जब हंसी के पीछे छुपे हुए आंसू सामने आते हैं तो एक शायरी का जन्म होता है। सुमन जीत का काटाने का हौसला रखने वाली एक ऐसी शायरा है जो पहाड़ों के दरमियान गूंजती मोहब्बत की आवाज को बार बार सुनकर भी खामोश रहती है, क्योंकि यह खामोशी उनका आदर्श है, उनके संस्कार का एक हिस्सा है। यही वो संस्कार हैं जिनके जरिए सुमन ने खुद को अधूरा रखकर अपने प्रेम अपनी मोहब्बत को मुकम्मल कर दिया। बारिश की पहली फाड़ से उड़ने वाली सोनी मिट्टी की महक, माँ की लोरियों की मिठास और जरी आंसुओं के मेघ जब सुमन के दिल पर बरसते हैं तो हमेशा जिंदा और ताबिंदा रहने वाली शायरी वजूद में आती है। सुमन कहती हैं, मेरी कविता में बसती थी माँ की लोरी की मिठास, मेरी कविता में बसती थी माँ की लोरी की मिठास, गांव के कच्चे घरों से उठती सोनी मिट्टी की खुशबू, तुम्हारी कविता में करीब के आंसू बरसते थे और मेरी कविता में उनको समेटने का होता था भरपूर प्रयास। दूसरी बड़ी शायरात की तरह सुमन बोल ने कुछ प्रधान समाज में औरतों पर किया जाता है जब इस किरदार की कहानी को शायरी में बयान किया है। अमृता प्रीतम, अदा जाफरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, ईश्वर नाहिक, महादेवी वर्मा और परवीन शाकिर ने मर्दों की बालादस्ती वाले समाज में जो घुटन महसूस की थी वही घुटन सुमन के एहसास का हिस्सा भी है। और जब इस घुटन में सुमन के जाति और इंसानी कदर में शामिल हो जाते हैं तो इसके बदल से एक ऐसी शायरी का जन्म होता है जो औरत के इस्तेसाल से शुरू होकर उसकी फतेहमंदी के एहसास पर खत्म होती है। मुराद फरमाइए सुमन की नज़म का इक़्तिबास। तुम मेरी जिंदगी में अतिक्रमण करते रहे, तुम मेरी जिंदगी में अतिक्रमण करते रहे, अपना हर फैसला मुझे सुनाते गए, मैं मौन तामील करती गई और अपनी राह को खुलती गई। नहीं जानते थे तुम मुझ पे छाया है मेरे संस्कारों की, नहीं जानते थे तुम मुझ पे छाया है मेरे संस्कारों की, जानती हूँ हार जाओगे तुम एक दिन क्योंकि मेरे मुंह की धाक बहुत गहरी है, बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। सुमन और संस्कारों में बनी एक औरत है, इनकी नजरों में बेबाकी तो है लेकिन बेहिजाबी नहीं। वो बेहिजाबी नहीं है जो ईश्वर नाहिक, अमृता प्रीतम और साहिदा देवी के यहाँ पाई जाती है। सुमन अपने निसाई वजूद की तलाश तो करना चाहती हैं लेकिन साथ ही अपने संस्कारों को छोड़ने का हौसला और माजी से बगावत करने की जरूरत उन्हें नहीं है। वजह यही है कि शायरी अधूरी नींदों के मुकम्मल अफवाह की तरह हमारे सामने आती है। मजबूरी तौर पर मन कहता है कि ज्यादातर नज़में एक बिखरी हुई मोहब्बत के वो लम्हे हैं जिन्हें समेटने के लिए सुमन को बार बार अपने आप को बांधना पड़ा है। और इस शायद इसी मंजरनामे की वजाहत करने के लिए किसी वक्त मौलाना ने एक शेर कहा था कि दुश्वार काम था तेरे गम को समेटना, दुश्वार काम था तेरे गम को समेटना, मैं खुद को बांधने में कई बार भूल गया, मैं खुद को बांधने में कई बार भूल गया। अब देखिए सुमन इसी शेर के पसमंजर में वजाहत करती है कि बहुत कुछ कहना चाहती थी और चाहती हूँ मैं तुमसे, बहुत कुछ कहना चाहती थी और चाहती हूँ मैं तुमसे, पर अनकहा सा रह जाता है कुछ न कुछ अखबार, पर अनकहा सा रह जाता है कुछ न कुछ अखबार। चाहती हूँ लिख दूँ वो सब कुछ जो नहीं जानते हो तुम, पर छूट जाता है कुछ न कुछ अखबार, पर छूट जाता है कुछ न कुछ अखबार। समंदर के अंदर की टूटू
ये बिखराव और अधूरापन ही उनकी शायरी को मुकम्मल बनाता है। और मुकम्मल उनकी शायरी का फर्क का कमाल यह है कि वो अपने गम को इतना पेश करती हैं कि उनका गम पूरी दुनिया का गम मालूम होता है। और इसीलिए शायद जिसे भाई को ये कहना पड़ता है, इस गम की तलाशी इस तरह से करनी पड़ती है कि कुछ दुनिया की भीड़ थी, कुछ मेरे जज्बात, कुछ दुनिया की भीड़ थी, कुछ मेरे जज्बात, मन में आई बात तो कह दी मन की बात, मन में आई बात तो कह दी मन की बात। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर तारिक मोहम्मद साहब, आपने बहुत बारीकी से सुमन जी के मन को पढ़ा, मन को कुछ सहना ही पड़ सकता। और जिस साफगोई से आपने चीजों को व्यक्त किया, उससे हम आपके सहन को हम सहन, हम चीजों के और विकसित होने की तरफ बढ़े, एक अच्छी रचना की जाए। धन्यवाद। आपने कहा कि दिली बात जो दिल तक पहुंचने के लिए